तो वो तो पहले स्वीकारे नहीं, उन्होंने बोले है कि इसका हैक हो गया है, पोर्टल हैक हो गया है, इसका कोई डमी माने डमी होता है ना, डमी पोर्टल, वो पोर्टल में वो लोग ये इस प्रकार से साइबर क्राइम करने लगे। पोर्टल हैक हुआ है तो आप सतर्क रहिए। इस प्रकार से फर्जी लोग भी आपको संपर्क कर रहे हैं, फर्जी लोग बहुत गंभीर बात है, बहुत सीरियस मैटर है। और इसके साथ साथ इसको कम से कम पुलिस स्टेशन में या नहीं तो कानूनी तौर पे सीआरसी के ऊपर कार्यवाही करना ही चाहिए था, करना ही चाहिए। पूरा भारत देख रहा, न बल्कि सहारा निवेशक है, पूरे भारत में जितने भी पत्रकार है, जितने भी अधिकारीगण है सुप्रीम कोर्ट पे है कि सहारा का कल क्या होगा। एक क्वेश्चन। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम दिल्ली में हैं और हमारे साथ पूजिता दीदी हैं और तमाम जो ये निवेशक हैं, ये सब सहारा के निवेशक हैं। और ये वो निवेशक हैं जो 12 साल से लगातार 2012 से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं भुगतान के लिए। और कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी जंतर मंतर तो कभी रामलीला मैदान, ये दिखते हैं आपको। फिर ये कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, फिर से ये दिल्ली में मौजूद हैं। इसके पहले जब पिछले सोमवार को सुनवाई थी तो वो सबने देखा और वो काफ़ी मीडिया में चर्चा का विषय रहा कि पूजिता दीदी ने अपना जो मंगलसूत्र है वो सीजीआई के सामने उतार के रख दिया था। तो आज हम इनसे बात करेंगे सीएसआरसी जो सेंटर है उसके लिए, जो पोर्टल जहां से चल रहा है, ऑपरेट हो रहा है। अभी वहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाद ये वहाँ गई थी और वहाँ पे क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में ये बताएंगी। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार। नवजागरण लाइव को मैं तहे दिल से नमन कर रही हूँ और पूरे भारत के ओर से आपको नमन। आप हमें हर समय जो सहारा निवेशक के पीड़ा है उसको उजागर करने में आप प्रथम स्थान में हैं, इसलिए पूरे भारत की ओर से नमन कर रही हूँ। और अभी तो जो सहारा निवेशक का जो पैसा मिलने की बात है बहुत दूर की बात है। जो अभी मात्र कुछ चंद प्रतिशत सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से मिल रहा, वो 24,000 करोड़ से 5,000 करोड़ फर्स्ट फेज में रिलीज किया गया है। उसके बाद में 5,000 करोड़ सेकंड फेज में रिलीज किया गया है। उसमें जो अभी मेरे ख्याल से वो 10,000 करोड़ भी खत्म हो गए। अभी बचा हुआ है 24,000 करोड़। ये 24,000 करोड़ के लिए भी वो प्रयास कर ले। लेकिन दरअसल बात है कि अभी तो सहारा कार्यालय समूचे भारत में जो ब्रांचेस चलते थे वो सारे ब्रांचेस बंद है, कहीं पर भी देश में नहीं चल रहे। लेकिन जो हेड ऑफिस है वो भी बंद है। लेकिन वही कहने वाली हूँ, लेकिन जो स्थानिक स्तर पे जो क्षेत्रीय है वहाँ नहीं चलने से भी कुछ नहीं होगा। लेकिन जहाँ मूल है, जहाँ पर नींव है, वहाँ पर ही हमको कमज़ोर दिख रहा है। तो माने जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस भी बंद है। तो निवेशकों को जवाब देने वाला या एजेंट को जवाब देने वाला या नहीं तो सीआरसीएस पोर्टल को जो पैसा ट्रांसफ़र होनी चाहिए उसका उत्तर देने वाला, वहाँ पर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तालमेल नहीं है। तो हमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क सामने आ रहा है। 2025 अगस्त से लेके आज तक सहारा और सीआरसीएस के माध्यम से जो कार्यवाही चलनी चाहिए, जो कार्यक्रम चल रहा है इंटरनली, जो उनको कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए वो नहीं है। क्यों? कारण क्या है? सहारा का जो ईपीएफ प्रोविडेंट फंड जो भी है वो प्रोविडेंट फंड ना देने के कारण वहाँ पर सहारा का जो कार्यालय को बंद किया गया है। एक मिनट बेटा, सहारा का जो कार्यालय है उसको बंद किया गया है और उसके बाद में संपूर्ण रूप से वहाँ से कुछ भी निवेशक को 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है। इसी कारण, नहीं मिलने के कारण अभी हम लोग निवेशक बहुत परेशान है। साथ साथ निवेशक से ज़्यादा परेशान कौन है, किसके ऊपर दबाव गिरता बोले तो वो है जो वहाँ के स्थानीय एजेंट है, उनके ऊपर बहुत प्रभाव गिर रहा है। एजेंट के ऊपर बहुत प्रेशर और तनाव के कारण एजेंट बहुत गंभीर रूप से, मानसिक रूप से वो परेशानी में है। इसी कारण ये हमारे नज़र में आने के बाद हम लोग डायरेक्ट सीआरसीएस कार्यालय पहुँचे हैं और वहाँ से हम लोग जवाब लेने की प्रयास किया है। लेकिन सीआरसीएस कार्यालय में वो तो शुरुआत से, अभी एक बार नहीं, करीबन मैं एक 4-5 बार
एक समूह के साथ वहाँ जा चुकी हूँ और उनसे पूछताछ किया है, लेकिन कभी भी वहाँ से हमें जानकारी इसी प्रकार का जानकारी मिला है कि सब कुछ ठीक होगा, जैसे होगा। बस ये जैसे हम लोग शुरुआत से 15 साल से सहारा के माध्यम से हम लोग सुनते थे, क्या पैसा कब मिलेगा, कोर्ट में केस चल रहा है, सब कुछ ठीक होगा, पैसा मिलेगा। बस आज के तारीख में सेम जवाब हमें, इसी प्रकार का जवाब हमें सीआरसीएस के माध्यम से भी मिल रहा। हमें बहुत ताजुब हुआ है और हम लोग एकदम परेशान भी हो गए और हमें उनके जवाब सुन के ऐसा लगा, अरे इनके मुंह से उनके मुंह से, माने सहारा का जो सहारा प्रीवियस डे से जो भी बोलते थे, वो जो बात कहते थे उस समय में, वो इसी प्रकार का जवाब था। आज के तारीख में जो सीआरसीएस अधिकारी है, सीआरसीएस अधिकारी के माध्यम से यही जवाब मिल रहा। तो हमें लग रहा है कि हमें अनुमान हुआ है कि सीआरसीएस और सहारा अलग नहीं है, दो जुड़वा भाई है, ऐसा हमें अनुमान लग रहा। और आजकल हमें एक शिकायत भी मिला है, वो भी साउथ से ही, साउथ से एक शिकायत मिला है। वो तो बहुत गंभीर बात है, बहुत सीरियस मैटर है और इसके साथ साथ इसको कम से कम पुलिस स्टेशन में या नहीं तो कानूनी तौर पे सीआरसी के ऊपर कार्यवाही करना ही चाहिए था, करना ही चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर कोई शिकायत नहीं करे। लेकिन ये क्या हुआ कि एक बंदा सीआरसीएस पोर्टल में अप्लाई कर चुका है और उसका करीबन 1 करोड़ से ज़्यादा था। वो बंदा ने सीआरसीएस पोर्टल में जो टोल फ्री नंबर रहता है, वो टोल फ्री नंबर पे वो बंदा ने फ़ोन किया है। फ़ोन करने के बाद वहाँ से वो बंदे को रिप्लाई मिला है। वो रिप्लाई के माध्यम से उसको फिर वो बंदा क्या करा कि आपने जो सीआरसीएस पोर्टल में शिकायत कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया बात है, आपका कितना अमाउंट है, तो वो हमारा इतना रकम है वो कह चुके हैं। और वो बंदा सीआरसीएस के माध्यम से जो टोल फ्री नंबर मिला था 0112324 संवाद था, तो मनोज नाम का एक बंदा का खुद का निजी नंबर दे चुके थे वहां पर जी। जब यहाँ से फोन किया गया तो उधर से कोई पोर्टल का नंबर जो इन्होंने फोन किया है, उन्होंने कहा था कि ये नंबर पे आपने बात कर लीजिए। तो वो बंदा ने, शंकर नाम का एक बंदा है, वो विजयनगर का, तो आंध्र प्रदेश विजयनगर का, तो वो बंदा ने फिर वहां पर फोन किया। तो उन्होंने कहा था कि सीआरसीएस कार्यालय का एक नियम है, आप अपना रकम जितना भी हो उसमें 10%, माने 1 करोड़ होगा तो 10% कितना होगा, 10 लाख होगा। 10% अगर सीआरसीएस वालों को आपने पैसे चलान बनेंगे तो वो चलान के माध्यम से आपका पैसा, जितना भी पैसा आपका होगा वो पैसा आपको मिल जाएगा। तो ये बंदा क्या करा, अब इसको पैसा मिलेगा बोल के वो थोड़ा जोश में आकर वो किसी से पूछताछ नहीं किया, किसी को जानकार भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो इन्होंने पूछा है कि कितना पैसा डाल दिए, उनके दोनों के बीच में सौदा हो रहा था, नहीं भाई हम इतना पैसा नहीं दे सकते, इतना पैसा नहीं दे सकते, कम से कम थोड़ा बहुत, मेरे को मेडिकल प्रॉब्लम है तो मेरे को पैसा चाहिए। तो लास्ट आखिर तक वो 30,000 का सौदा हो गया है। 30,000 में वो बंदा बोला ठीक है, इस नंबर पे आपने अमाउंट डाल दीजिए। वो उसका पूरा स्क्रीनशॉट मैं आपको सेंड करूंगी और ये सीआरसीएस के जो कार्यालय में जा चुकी हूँ उनको भी ये चीज़ हमने दिखाया था। तो वो तब उन्होंने वहाँ से मुझे जवाब मिला है कि हमारा जो पोर्टल है, पोर्टल का जो, ये तो पहले तो वो स्वीकार ही नहीं करे कि ये जो नंबर से, ये नंबर तो हमारे नंबर नहीं है, ये नंबर हमारे नहीं है। तो मैं बोली सर यही नंबर पे इन लोग फ़ोन किया है, तो वो तो पहले स्वीकारे नहीं। उन्होंने बोले कि इसका हैक हो गया है, पोर्टल हैक हो गया है, इसका कोई डमी, माने डमी होता है ना, डमी पोर्टल, वो पोर्टल में वो लोग ये इस प्रकार से साइबर क्राइम करने लगे। तो हमने उनसे पूछा तो ठीक है, इस प्रकार की कोई हुआ है, किस कांड हुआ है, तो क्या आपने मीडिया के माध्यम से कोई नोटिफिकेशन दिया है, जनता को आपने चेतावनी दिया है, कोई प्रिकॉशन आपने दिया है कि इस प्रकार से हमारा पोर्टल हैक हुआ है तो आप सतर्क रहिए, इस प्रकार से फर्जी लोग भी आपको संपर्क कर रहे, फर्जी लोग लेकिन वो उस प्रकार से, तब वो नोटिस किया हाँ इसको करनी चाहिए हम लोग कार्यालय में। ये होकर भी लगातार मेरे ख्याल से 6 महीने से ज़्यादा हो गए, करीबन 8 महीने होने के लिए आ रहे, माने ये बंदा अकेले मेरे नज़र में आए हैं। इसके अलावा पता नहीं देश में और कितने लोगों को ये लोग ठगे होंगे। इसके बाद भी सीरियसली वो नहीं ले रहे हैं, नहीं, कहीं पर भी वो लोग कम से कम, अरे ऐसा हुआ है ना, तो हमने बुलाए, वो सेक्शन ऑफिसर जो है उनको मेरे साथ बुलाए हैं। लेकिन एक बात है, एक बहुत
ताज्जुब की बात है, बहुत शर्म की बात है, बहुत क्या बोले तो बेहुदा बात है ये तो। जैसे हम लोग सीआरसीएस कार्यालय में जाते हैं तो वहाँ पर एक नौकर के जैसा देखा जाता है। वहाँ पर जो भी जाते हैं, निवेशक भी जाते हैं, एजेंट भी जाते हैं, तो कहीं पर भी कार्यालय के अंदर बुला के बिठा के उनको कुछ भी नहीं है। खाली काउंटर एक बाहर बिल्कुल कॉरिडोर में एक काउंटर रहता, काउंटर में वो लोग बैठे रहते हॉल में, और वहीं से पूरा पूछताछ किया जाता। जो जनता जाते हैं वो खड़े खड़े पूरा जवाब पूछना पड़ता है, उसके बाद में वो जवाब देते वहीं हैं, से रिटर्न। बस वही। लेकिन कोई अधिकारी आज तक, मैं करीबन एक 4-5 बार जा चुकी हूँ, बहुत लंबी लड़ाई के बाद मेरे को अधिकारी से मिलने की मौका मिली है। तो ये बहुत दर्द की बात है। ये हमारे पैसे से हमने पूछा है, आप लोग आज यहाँ बैठने का कारण हमारा बदौलत है, हम लोग पैसे दे रहे हैं, हमारा पैसे से आप लोग, ये तो सच है। हम जो हमारे निवेशक का जो पैसे है, ये पैसे से उनको वेतन मिल रहा है। आज वो लोग वो कार्यालय में बैठने का कारण कौन बनाए हैं? हम लोगों के माध्यम से ही। आप तो सीआरसीएस पोर्टल बनाए हैं, आपको वहां से वेतन मिल रहा, लेकिन हमें वहां बैठने की मौका नहीं है, बात करने की मौका नहीं है, पूछताछ करने की मौका नहीं है। अगर कुछ हम लोग पूछेंगे तो टाल देंगे और बोलेंगे कर देंगे, हाँ हो जाएगा, बस चले जाइए। बस इसके अलावा कोई ऑफिसर तो वहां से बात करेगा नहीं। बहुत ज़बरदस्ती करने के बाद, बहुत जिद करने के बाद, अभी अभी वहाँ के जो मेरे ख्याल से वो एडिशनल कमिश्नर है नागर साहब, उनसे मेरा बातचीत करवाए हैं, वो भी फ़ोन के माध्यम से ही। हमने उनसे पूछा है कि साहब आपसे हम लोग डायरेक्ट मिलना चाहते हैं, जो इसमें कमियां हैं, जो इसमें लैकुना है, आपसे पूरा हम लोग बात करना चाहते हैं। वो बोले मैं तो सीआरसीएस से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है, इससे मैं रिलेटेड नहीं हूँ। लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जितना भी सीआरसीएस काम है, नागर साहब के माध्यम से ही चल रहा है। लेकिन मुझे ये सुनने के लिए बहुत दुख हुआ है कि एक अधिकारी स्वयं, वो तो पूरे जितने भी सीआरसीएस या पेपरल्स का भी हो, आदर्शा भी हो, यूनिक मर्केंटाइल का भी हो, सहारा का भी, जितने भी सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से चल रहे, तमाम का अधिकारी वही है, एक ही बंदा है, वो नागर साहब है। लेकिन उन्होंने स्वयं कह रहे हैं कि इससे मेरा कोई ताल्लुकात नहीं, हम लोग बहुत व्यस्त है। देखो, एक बंदा हैदराबाद से, साउथ से इतनी दूर आपके पास पहुंचे हैं, तो आपको कम से कम 1-2 मिनट, आप कार्यालय में होते हुए भी 1-2 मिनट का समय आपके पास नहीं है, और आपके पास इतने सारे कमियां हैं, इतने सारे गलतियां हैं। ये सारे चीज़ हम आपको दिखाने के लिए आए हैं, आपसे बात करने के लिए आए हैं। इसको कैसा रेक्टिफाई करेंगे आने वाले भविष्य में? सीआरसीएस पोर्टल के बारे में आप पैसे कैसे देंगे? और क्या है, सहारा तो अभी बंद है, क्योंकि सारे के सारे सहारा के जो डायरेक्टर है वो तो फरार में है। अब क्योंकि अरेस्ट के डर के वजह से वो पूरे भारत में कहीं कहीं भ्रमण कर रहे, ना स्वप्ना राय, ना जेबी राय, ना कोई वहाँ उपलब्ध नहीं है। चलिए, तो जो इतना आपने पोर्टल की जो गाथा सुनाई, तो पोर्टल के ये सारा देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि पोर्टल भी एक जुमला ही है क्या? मैं तो अभी नहीं, शुरुआत से तो हम तो पोर्टल के ऊपर, देखो पोर्टल तो हम लोग सब लोगों के बदौलत के माध्यम से ही पोर्टल बना है। जैसे सारे जितने भी आंदोलनकारी हैं, हम जाके वहाँ अधिकारी से मिले हैं, सब कुछ किया है, उसके बाद ही पोर्टल लॉन्च हुआ है। लेकिन वो पोर्टल में हमें, वो पोर्टल का जो कमिटी रहता है, कमिटी में भी हमें शामिल करने के लिए हम निवेदन किया है, वहाँ पर भी कुछ भी नहीं हुआ है। जब भी कोई कमिटी बनती है तो कमिटी में उसमें जो विक्टिम्स होता है ना, विक्टिम का भी उसमें हिस्सा होनी चाहिए। तब अंदरूनी जो लूपहोल्स है वो हमें मालूम है, और रेक्टिफाई करने का उनका जिम्मेदारी है। लूपहोल्स तो हमें, पैसा तो मिल रहा है ना लोगों को, तभी तो लोग साथ हैं। देखो पैसा मिलने का माने खाली देने का ना देने का बराबर है। देखो किसी का या जैसे कहते हैं कि जैसे कुत्ते को ना एक क्या उसमें डाल के, दाना डाल के कुत्तों को भगा देंगे, कुत्ते आके उसके ऊपर टूट पड़े, वैसा है, बस उतना ही है। लेकिन हम, हमारे बीच में लड़ने का है, लेकिन कहीं भी पैसे तो पूर्ण रूप से नहीं मिल रहे। तो ये तो लिखित रूप में इसकी शिकायत पोर्टल की बहुत बार कर चुके हैं, पिछली बार भी किया है। अब जो हैक हुआ है, यस, अभी भी हमने उनको उनके नोटिस में लेके आए हैं, और वहाँ पर के जो ऑफिसर्स हैं उनसे भी मिले हैं, और इसके जो टोल फ्री नंबर के जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है वो भी हमसे बात करें, लेकिन वो कभी मानने के लिए तैयार नहीं। ये तो हैक हुआ है, तो हैक होना अलग बात होती है, उसको चेतावनी, लोगों को चेतावनी देना भी अलग होती है। और पोर्टल के माध्यम से जो हो रहा है ये तो जुमलाबाजी है। हम तो कुल मिला जुला के आप जो कल जो सुनवाई है, क्या लग रहा है आपको? तो ये तो एक इत्तेफाक है,
परसों जो हुआ है हमारे साथ, तो एक जो घटना घटी है तो हम तो हमारे ऊपर नहीं है, हम तो ईश्वर को मानते हैं। तो ईश्वर हमें एक मौका दिया है, ईश्वर का हाथ हमें ढकेल के वहाँ सीजे तक पहुंचा है। और मेरे गले में मेरे ख्याल से वो गला मेरा भी नहीं था, वो जुबान मेरी भी नहीं थी, वो आवाज़ भी मेरी नहीं थी, ईश्वर मेरे से कहलवाए हैं उस दिन। नहीं तो एक आम औरत और सीजे के सामने बात करना उतनी आसानी काम नहीं है। सीजे साहब हमारी पूरा बात ध्यान से सुने हैं। अगर मेरी औकात भी नहीं है वहाँ खड़े होने की, लेकिन इतना मौका हमें सीजे साहब और ट्रिपल बेंच ने हमें दिया है, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। और कल हम, क्या लग रहा है? हमें उम्मीद है, हमें तो बहुत उम्मीद है कि निश्चित रूप से कुछ ना कुछ होने वाला है। इसके बाद में जो जांच पड़ताल हो रहा है, सब कुछ हमने हमारे माध्यम से जो भी हुआ है, वो उससे हमें अनुमान लग रहा है कि कुछ तो होने वाला है। तो यही तो उम्मीद कल आप लोग रहेंगे सुप्रीम कोर्ट में? या हम रहेंगे, कल सुप्रीम कोर्ट में तो रहेंगे। और भी जो तमाम लोग आए हैं सारे लोग वहीं रहेंगे? ये कल ये सब तमाम लोग यही लोग नहीं है, अभी भारत से बहुत कोने कोने से लोगों को एक उत्सुक है, एक क्या बोलते हैं, ईगर में वो वेट कर रहे हैं कि कल क्या होगा, कल का तारीख क्या होगा। पूरा भारत देख रहा है, ना बल्कि सहारा निवेशक है, पूरे भारत में जितने भी पत्रकार है, जितने भी अधिकारी गण है, सुप्रीम कोर्ट पे है कि सहारा का कल क्या होगा। एक क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क का मेरे ख्याल से आंसर मिल जाएगा, एक राइट ट्रिक गिरेगा, ये उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, थैंक यू। तो ये आपने सुना पूजिता जी को, और ये जो साथ में जो तमाम जो लोग आए हैं, ये सभी लोग कल सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे। और कल देश भर के जो निवेशक हैं सबकी नज़र सुप्रीम कोर्ट पर होगी और सीजेआई साहब पर भी होगी कि वो क्या फैसला देते हैं। क्या कल कुछ बड़ा होने वाला है, ये तो समय बताएगा। जो भी अपडेट होगा कल हम आपको बताते रहेंगे। बने रहिए नवजागरण।